कभी सोचा है कि एक वायरल वीडियो दो देशों के बीच के रिश्तों में कैसे आग लगा सकता है? आज हम भारत बांग्लादेश पर बनी एक ऐसी ही काफी भड़काऊ स्क्रिप्ट की परतें खोलेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो इतनी असरदार कहानियां होती हैं, ये बनाई कैसे जाती हैं और इनका असली मकसद होता क्या है। तो इस स्क्रिप्ट की जो सबसे पहली लाइन है वो है, ये युद्ध की घंटी है। अब सोचिए, ये कोई मामूली शुरुआत नहीं है, इसे कहते हैं शॉक टैक्टिक। इतनी खतरनाक बात से शुरू करके ये स्क्रिप्ट ना तुरंत एक संकट, एक इमरजेंसी का माहौल बना देती है और जो भी इसे देख रहा है उसे एकदम से अलर्ट मोड में डाल देती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर एक वायरल स्क्रिप्ट इतने जबरदस्त, इतने विस्फोटक दावे करती किस आधार पर है? इसके पीछे की वजह क्या है? चलिए इसकी एक एक परत हटाकर देखते हैं और बिल्कुल निष्पक्ष होकर ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस पूरी कहानी को बनाने के लिए कौन कौन सी तकनीकें इस्तेमाल की गई हैं। अच्छा, तो चलिए इनके पहले दाव को समझते हैं। देखिए, ध्यान खींचने के लिए ये स्क्रिप्ट सीधे फैक्ट्स या आंकड़ों से शुरू नहीं होती। नहीं, ये सबसे पहले एक इमरजेंसी वाली सिचुएशन बनाती है। ये कई चौंकाने वाले इल्जामों को एक साथ उछालती है ताकि एक ऐसा हुक तैयार हो जाए जिसे नजरअंदाज करना लगभग नामुमकिन हो। और देखिए ये कैसे किया जाता है। स्क्रिप्ट एक के बाद एक तीन बिल्कुल अलग अलग दावे सामने रखती है। एक तरफ एक दर्दनाक पर्सनल कहानी, दूसरी तरफ एक विवादास्पद शख्स की हत्या और तीसरा सीधा सीधा देश की सुरक्षा पर खतरा। अब इन तीनों बिल्कुल अलग अलग बातों को जब मिला दिया जाता है तो ये तत्काल खतरे का एक ऐसा जबरदस्त माहौल बनाती है जिससे इनकी वो युद्ध की घंटी वाली बात एकदम सही लगने लगती। तो जैसे ही वो संकट वाला माहौल तैयार हो जाता है, स्क्रिप्ट अपना पहला बड़ा खुलासा पेश करती है। इसका पूरा का पूरा फोकस सिर्फ एक इंसान पर है, उस्मान हादी, और कोशिश ये है कि उसके बारे में जो एक आम कहानी चल रही है उसे पूरी तरह से पलट दिया जाए। यहाँ पे स्क्रिप्ट का जो मेन दावा है वो ये है कि उस्मान हादी कोई शहीद नहीं था, बल्कि उनके ही शब्दों में वो एक भारत विरोधी इस्लामिस्ट गुंडा था। मतलब ये पहले से बनी बनाई कहानी पर एक सीधा हमला है जो उसे हीरो से विलन बनाने की एक साफ कोशिश है। और अपनी बात को साबित करने के लिए स्क्रिप्ट ये टाइमलाइन सामने रखती है। इसमें हमें वो तारीखें दिखती हैं। 12 दिसंबर को हादी को गोली लगी और 18 दिसंबर को उसकी मौत हो गई। लेकिन स्क्रिप्ट के हिसाब से जो सबसे जरूरी हिस्सा है वो है पहले की घटनाएं। स्क्रिप्ट ये दावा करती है कि उसने भारत के खिलाफ मार्च निकाले थे और युद्ध की बात की थी, और इन्हीं हरकतों को उसकी मौत का असली कारण बताने की कोशिश की जाती है। और यहीं पर हमें पता चलता है कि भाषा कितनी ज्यादा भड़काऊ इस्तेमाल की गई है। ये जो शब्द हैं ये सो स्क्रिप्ट से हूबहू लिए गए हैं। अब इस तरह की भाषा का मकसद जानकारी देना नहीं होता, बल्कि गुस्सा भड़काना होता है। इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि तर्क को साइड में रखकर सीधे देखने वाले की भावनाओं पर चोट करे। तो एक इंसान के मामले से आगे बढ़कर स्क्रिप्ट अब अपने दूसरे बड़े तर्क की ओर जाती है। अब इसका फोकस एक व्यक्ति से हटकर पूरे समुदाय पर आ जाता है और हिंदुओं पर कथित तौर पर हो रहे बड़े पैमाने पर अत्याचार की बात की जाती है। स्क्रिप्ट का अगला बड़ा दावा ये है कि दीपू दास की जो दुखद मौत हुई वो कोई अकेली घटना नहीं थी। नहीं, बल्कि उसे बांग्लादेश में एक सोचे समझे, एक सिस्टमैटिक हिंदू नरसंहार के सबूत के तौर पर पेश किया जाता है। यहाँ इनकी स्ट्रैटेजी पर ध्यान दीजिए। एक घटना को उठाना और उसे हिंसा के एक बहुत बड़े पैटर्न का हिस्सा बता दें। अब इस तरीके में दिलचस्प बात यह है कि स्क्रिप्ट कैसे इन खास डिटेल्स का इस्तेमाल करके एक पूरी कहानी बुनती है। वो एक जगह का नाम बताती है, एक ऐसा पीड़ित दिखाती है जिससे लोग आसानी से जुड़ सके, एक गरीब हिंदू कार्यकर्ता, और एक बेहद क्रूर घटना के बारे में बताती है। फिर, और ये बहुत जरूरी है, वो इस एक अकेली घटना को मंदिरों के तोड़े जाने और सरकार की चुप्पी जैसे बड़े मुद्दों से जोड़ देती है ताकि कहानी और भी ज्यादा मजबूत लगे। और बस यहीं पर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। अब स्क्रिप्ट सिर्फ शिकायतें नहीं कर रही, बल्कि वो सीधे सीधे बदले की मांग कर रही है। ये भाषा में एक बहुत बड़ा बदलाव है जिसका मकसद देखने वालों को सिर्फ एक दर्शक से बदलकर एक्शन की मांग करने वाला बना देना है। तो अब जब इमोशंस और धार्मिक तनाव को अच्छी तरह से भड़का दिया गया है तो स्क्रिप्ट अपने तीसरे और आखिरी तर्क पर आती है। ये इस पूरे झगड़े को एक जियोपॉलिटिकल लेवल पर ले जाती है और मैदान में एक नए ताकतवर खिलाड़ी को उतार देती है, चीन। यहाँ पर स्क्रिप्ट एक तब और अब वाली बहुत तीखी तस्वीर खींचती है। एक तरफ है 1971 का भारत जो एक हीरो की तरह है, एक मुक्तिदाता, और दूसरी तरफ है आज का बांग्लादेश जो कथित तौर पर चीन के साथ मिलकर भारत को धोखा दे रहा है। मतलब ये एक बहुत बड़े विश्वासघात की कहानी है। और इस जियोपॉलिटिकल खतरे के सेंटर में एक बहुत ही खास टारगेट है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर। मतलब जमीन की वो पतली सी पट्टी जो भारत की मुख्य भूमि को उसके नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से जोड़ती है।
स्क्रिप्ट ये दावा करती है कि यही वो कमजोर नस है जिस पर बांग्लादेश और चीन की नजर है, और इससे ये खतरा बहुत ही रियल और डरावना बन जाता है। अब इस खतरे के जवाब में स्क्रिप्ट एकदम से पावर दिखाने वाले मोड में आ जाती है। ये भारत के सबसे मॉडर्न सैन्य हथियारों की एक लिस्ट गिनाती है, डीआरडीओ मिसाइलें, ब्रह्मोस, राफेल जेट्स। पर देखिए, ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक चाल है। इसका मकसद है पहले जो डर पैदा किया गया, उसके बाद देखने वालों को दिलासा देना और उनमें राष्ट्रीय शक्ति का एहसास जगाना। और इसी के साथ हम सोर्स स्क्रिप्ट के आखिर तक पहुंचते हैं। डर, गुस्सा और राष्ट्रीय गौरव, इन सबको जगाने के बाद ये सब कुछ एक ही पॉइंट पर आके खत्म होता है, देखने वालों के लिए एक्शन लेने का एक साफ साफ बुलावा। ये अगर आप देखें तो एक वायरल कैंपेन का पूरा एक्शन प्लान है। इन स्टेप्स पर जरा गौर कीजिए। एक धमकी भरा मैसेज फैलाओ, वीडियो को शेयर करने के लिए कहो, राष्ट्रवादी कमेंट्स करने के लिए उकसाओ और आखिर में एक और चेतावनी के साथ जगाओ। इसका पूरा का पूरा मकसद ये है कि जो लोग देख रहे हैं वो सिर्फ दर्शक न रहे, बल्कि एक्टिव होकर इस मैसेज को आगे फैलाएं। तो स्क्रिप्ट की कंटेंट की हमारी ये जो पड़ताल है वो इस आखिरी तस्वीर के साथ खत्म होती है। ये डिजिटल दुनिया में लोगों को एक्टिव करने के लिए आखिरी सीधी अपील है। इसमें खास हैशटैग और इमोजी का इस्तेमाल कोई संयोग नहीं है। ये ऑनलाइन एक्टिविज्म को एक दिशा देने और डिजिटल दुनिया में मैसेज को तेजी से फैलाने की एक सोची समझी मॉडर्न स्ट्रेटजी है। तो सोर्स स्क्रिप्ट के नतीजे पर रुकने के बजाय हम सब इस एक सवाल के साथ रुकते हैं, इस तरह की जो बेहद इमोशनल कहानियां होती हैं वो आखिर जनता की राय और यहाँ तक कि दो देशों के आपसी रिश्तों को कैसे बदलती हैं। आज के डिजिटल जमाने में ये समझना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है कि ये कहानियां काम कैसे करती हैं।